दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में बीसी कहते हैं। दोस्तों, हमने इसका लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया है। हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था। दोस्तों, हमने जो लेसन नंबर 1 समाप्त किया था उसको हमने लेक्चर नंबर 2 तक समाप्त किया था। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था। लेसन नंबर 2 में पहला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 था, उसमें सबसे पहले हमने फाउंडेशन जाना, फाउंडेशन क्या होता है, फिर फाउंडेशन के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब नींव के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में जाना। फिर दोस्तों था नींव के धंसने के कारण तथा उनके उपचार हमने जाना था। मतलब लेक्चर नंबर 3 में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया था। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा चौथा है। इस लेक्चर में हम उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज उस टॉपिक में पढ़ेंगे मृदाओं की भार धारण क्षमता, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे कि मृदाओं की धारण क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा ज्ञात की जाए, कैसे ज्ञात की जाती है, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक लेक्चर नंबर 4 का बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो हमारा जो है मृदाओं की धारण क्षमता निम्न 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जो हमारा धारण क्षमता होता है उसको हमको 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सबसे पहले है चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। और दूसरा हमारा है सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। तो इनको अब हम समझते हैं कि हमारा चरम धारण क्षमता क्या होता है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है, और फिर हमारा सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मृदाओं की भार धारण क्षमता। तो भार धारण क्षमता निम्न 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले चरम धारण क्षमता और दूसरा हमारा सुरक्षित धारण क्षमता। आप जानते हैं कि हमारा चरम धारण क्षमता, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है। इसको समझते हैं कि हमारा क्या होता है। और मृदा की चरम भार धारण क्षमता उस अधिकतम भार को कहते हैं। और मृदा की चरम धारण क्षमता उस अधिकतम भार को कहते हैं जो मृदा बिना बिचले नीचे को धंसे या दरार पड़े सहन कर सकती है। यह धारण क्षमता टन प्रति मीटर स्क्वायर में आंकी जाती है। तो चरम धारण क्षमता क्या होती है? चरम धारण क्षमता वो क्षमता होती है कि बिना विचले, मतलब बिना धंसे या फिर दरार पड़े सहन कर ले सकती है। यह धारण क्षमता टन प्रति वर्ग मीटर में आंकी जाती है। तो आपको सीधा सीधा कोई पूछे कि चरम धारण क्षमता क्या होता है, तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी वह कैपेसिटी होती है जो मृदा बिना विचले नीचे को धंसे या दरार पड़े सहन कर सकती है। चरम धारण क्षमता अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसको जो मापते हैं, किसमें मापते हैं? टन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में, टन प्रति मीटर स्क्वायर में आंकी जाती है। ये हमारा चरम धारण क्षमता क्या होता है? सीधा सीधा समझ लीजिए, वो धारण क्षमता होती है जिस पर हमारा नींव न धंसता है और न कोई इसमें दरार पड़ती है। वही हमारा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होता है। हमारा दूसरा क्या था? दूसरा था सेफ बेरिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या था? सेफ बेरिंग कैपेसिटी। हिंदी में कहें तो दोस्तों हमारा होता है सुरक्षित धारण क्षमता। क्या होता है? सुरक्षित धारण क्षमता, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। इसको समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। संरचना को सुरक्षित रखने के लिए मृदा को कभी भी उसके चरम धारण क्षमता तक भारित नहीं किया जाता है। इसके लिए मृदा को चरम धारण क्षमता में सुरक्षा कारक, सेफ्टी फैक्टर से भाग दिया जाता है। प्राप्त मान सुरक्षित धारण क्षमता कहलाती है। सुरक्षा कारक का मान 2 से 4 के बीच होती है।
तो सुरक्षित धारण क्षमता क्या होती है? सुरक्षित धारण क्षमता वह धारण क्षमता होती है, क्या करते हैं, सुरक्षा कारक मतलब सेफ्टी फैक्टर से भाग दे देते हैं, किसमें, चरम धारण क्षमता जो होती है। सुरक्षित धारण क्षमता क्या है, तो जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा चरम धारण क्षमता अल्टीमेट बेरिंग की, उसमें क्या करते हैं, सुरक्षा कारक से भाग दे देते हैं। सुरक्षा कारक कितना होता है, सुरक्षा कारक का मान 2 से 4 के बीच होता है। बस हमारा सुरक्षित धारण क्षमता कुछ नहीं होता है, हमारा चरम धारण क्षमता में सुरक्षा कारक का मतलब 2 से 4 के बीच भाग दे देंगे, जो हमारा मान आएगा वही हमारा सुरक्षित धारण क्षमता अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों, पहला क्या है चरम धारण क्षमता अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होता है समझ में। तो अब हम बेरिंग कैपेसिटी कौन कौन विधियों से ज्ञात किया जाता है, अब इसको देखेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक होगा। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन से विधियों द्वारा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमारा पढ़ते हैं स्थल निरीक्षण एवं भू अन्वेषण, साइट इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वहां के मृदा का निरीक्षण करना जरूरी हो जाता है। निरीक्षण के द्वारा मृदा के प्रकार, भार वहन क्षमता एवं गहराई की जानकारी मिल जाती है। इसके पश्चात ही नींव की गहराई एवं चौड़ाई का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए निम्न परीक्षण किया जाता है। स्थल निरीक्षण एवं भू अन्वेषण, साइट इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि उस मिट्टी के बारे में हमें पता चल जाता है। क्या पता चलता है कि भार वहन क्षमता कितनी है, गहराई की जानकारी मिल जाती है। इसके पश्चात ही नींव की गहराई एवं चौड़ाई का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। साइट इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, स्थल निरीक्षण एवं भू अन्वेषण कौन कौन से विधियों करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो इसको हम 5 विधियों से पढ़ेंगे। कई विधियों होती हैं मगर दोस्तों हमारा जो सिलेबस है सिर्फ 5 विधि दिया है। पहला हमारा है परीक्षण गड्ढे बनाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। परीक्षण गड्ढे बनाकर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मतलब परीक्षण कर सकते हैं, किसका, भू परीक्षण कर सकते हैं। फिर दूसरा है क्षण वेधन, इसको कहते हैं प्रोबिंग, और तीसरा है दोस्तों बर्मा वेधन एगर बोरिंग, और चौथा है गहरा वेधन डीप बोरिंग, और पांचवा हमारा है धावन वेधन प्रेशर बोरिंग। तो कुल मिला के दोस्तों हम 5 पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परीक्षण गड्ढे टेस्ट पिट, फिर उसके बाद क्षण वेधन प्रोबेरिंग, फिर तीसरा बर्मा वेधन अगर बोरिंग, और चौथा गहरा वेधन डीप बेरिंग, और पांचवा पढ़ेंगे धावन वेधन प्रेशर बोरिंग। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ेंगे, परीक्षण गड्ढे द्वारा बाई टेस्ट पिट, इसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है परीक्षण गड्ढे द्वारा निर्माण क्षेत्र में लगभग 1.5 मीटर की गहराई तक या इससे अधिक गहराई तक जहां कठोर मृदा प्राप्त हो जाए तक वर्गाकार गड्ढा खोद लेते हैं। मृदा की विभिन्न परतों का दृष्टि परीक्षण कर सामर्थ्य का पता लगा लेते हैं। यह सरल विधि है, समानता संरचनाओं के लिए यह उचित विधि होती है। तो बाई टेस्ट पिट बहुत आसान है, इसको लिए करना क्या है, इसके लिए हमें करना क्या है कि 1.5 मीटर गड्ढा या उससे अधिक गहराई तक खोद लेंगे, फिर तब तक खोदे रहें जब तक कठोर मृदा प्राप्त हो जाए तक वर्गाकार गड्ढा खोदते हैं। कैसा खोदते हैं गड्ढा, वर्गाकार गड्ढा खोद लेते हैं। मृदा की विभिन्न परतों का दृष्टि परीक्षण कर सामर्थ्य का पता लगा लेते हैं। यह सरल विधि है, समान संरचनाओं के लिए यह उचित होती है। ये हमारा जीएल है, और ये फिर हमने गड्ढा खोदा है, ये हमको प्राप्त हो गया है कि सामर्थ्य इसकी कितनी हो गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सबसे पहला विधि हमारा
सबसे पहला विधि हमारा है परीक्षण गड्ढे द्वारा बाय टेस्ट पिट। आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि इसका परीक्षण करने के लिए 1.5 मीटर या उससे अधिक हम वर्गाकार, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्गाकार गड्ढा खोद लेते हैं और उससे फिर हम परीक्षण करके सामर्थ्य का पता लगा लेते हैं। ये हमारा पहला हुआ। अब देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा क्या है। तो दूसरा हमारा जो है दोस्तों, दूसरा हमारा है दोस्तों छड़ बेधन अगर बोरिंग। पहले हमने टेस्ट पिट सीना यानी गड्ढे बेधन के बारे में देखा, अब हम दूसरा है छड़ बेधन अगर बोरिंग। इस परीक्षण में लोहे की एक लंबी छड़ अथवा नलिका को जमीन में धंसाया जाता है। इस विधि से 3 मीटर की गहराई तक अवमृदा की जांच संभव है। उसमें हम 1.5 मीटर तक खोदते थे और इस विधि में क्या करते हैं 3 मीटर की गहराई तक अवमृदा की जांच कर सकते हैं। उसमें हम सिर्फ वर्गाकार गड्ढा खोदते थे, मगर इसमें क्या करते हैं लंबी छड़ अथवा नलिका को जमीन में धंसाया जाता है। इसमें खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक नलिकाकार नली होती है या फिर छड़ होता है, उसको जमीन में धंसा देते हैं। फिर क्या है जो हमारा बेधन का व्यास होता है 25 से 40 mm होता है और इसका एक सिरा नुकीला होता है को हथौड़ों की सहायता से जमीन को धंसाते हैं। इसे निकाल कर इसकी सहायता से चिपके मृदा कणों की जांच करके अवमृदा के प्रकार का पता लगा लेते हैं। बस एक नुकीलाकार क्या होता है नलिका या छड़ होता है, उसको दोस्तों हम जमीन में गाड़ देते हैं किसकी सहायता से हथौड़े की सहायता से। उसका जो डायमीटर होता है नुकीले का वो होता है 25 से 40 mm तक होता है। फिर देखते हैं 35 से 50 mm व्यास की नलिका 35 से 50 mm व्यास की नलिका जिसके एक सिरे पर झिर्री सिल्ट कटी होती है को जमीन में गाड़ कर निकाल लेते हैं। झिर्री में मृदा की जांच कर और मृदा को प्रकार का पता लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों बस बहुत इजी है। क्या करते हैं सिर्फ आपको उसमें नीचे गाड़ देना होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 3 मीटर से। इसका जो डायमीटर होता है ये डायमीटर दोस्तों लिखा है इसका होता है 25 से 40 mm तक होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार की झिर्री रहती है। जब इसको इस साइड से हथौड़ा से ठोकते हैं तो यही नीचे चला जाता है और इसमें मिट्टी भर जाता है और जब मिट्टी भर जाता है तो इसको निकाल कर और हम पता लगा लेते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं। पहला हमने डीप पिट द्वारा टेस्ट पिट द्वारा पढ़ा, मतलब सीधा गड्ढा खोदना है 1.5 मीटर तक और उससे जो मिट्टी निकलेगी उसको लेकर सामर्थ्य का पता लगा देते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा छड़ बेधन द्वारा, उसमें क्या किया जाता है छड़ को धंसाया जाता है। छड़ के जो होता है व्यास होता है 25 से 40 mm तक होता है, उसको हथौड़ों की सहायता से गाड़ देते हैं और उसमें जो झिर्री रहती है उसमें मिट्टी भर जाती है और उसको निकाल कर उसका हम परीक्षण करके उसके कर लेते हैं। फिर तीसरा पढ़ेंगे गहरा बेधन। तीसरा क्या है गहरा बेधन। इस विधि का प्रयोग कठोर मृदा के लिए करते हैं। जो ये विधि होती है हम किसके लिए करते हैं कठोर मृदा के लिए करते हैं। इसकी सहायता से 5 मीटर से अधिक तक के मृदा के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके लिए आघात प्रेशर या फिर रोटरी द्वारा बेधन करते हैं, क्योंकि इसको हमको जो गाड़ना रहता है कठोर मृदा रहता है तो इसको किसके लिए आघात करते हैं रोटरी द्वारा बेधन करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर की ज़रूरत होगी तभी ये अंदर जाएगा। विधि वही होती है, बस क्या है ये कठोर के लिए होता है बस। और इसकी जो हमारी लंबाई होती है किसकी 5 मीटर से अधिक तक के मृदा के लिए होती है। वो हमारा पहले वाला कितना होता है 1.5 मीटर, दूसरा होता है हमारा दोस्तों 3 मीटर और तीसरा ये गहरा बेधन होता है ये 5 मीटर तक होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको गहरा बेधन डीप बोरिंग क्या होता है समझ में आया होगा। चौथा दोस्तों आप पढ़ेंगे बर्मा बेधन अगर बोरिंग। ये क्या होता है हमने 3 पढ़ लिया है, चौथा आप पढ़ रहे हैं बर्मा बेधन। बर्मा द्वारा 3 से 5 मीटर की तक अवमृदा की जांच की जाती है। बर्मा को जमीन पर सीधा खड़ा करके हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है जिससे यह भूमि में धंसता चला जाता है।
उचित गहराई पर जाने पर बर्मा ऊपर खींच लिया जाता है। एक चरण में 30 सेंटीमीटर गहरा छिद्र करके बर्मा निकाल लिया जाता है और इसमें फांसी मृदा परीक्षण के लिए निकाल ली जाती है। इस प्रकार वांछित गहराई तक मृदा प्रदेश लिए जाते हैं। अब इसको समझते हैं। बर्मा द्वारा कितने 3 से 5 मीटर की गहराई तक जो हमारा इसका ये होता है बर्मा बेधन, इसकी जो हमारी जांच की जाती है कितने तक 3 से 5 मीटर तक जांच की जाती है। बर्मा को जमीन पर सीधा करके हैंडल के साथ, ये हमारा चित्र आप देख सकते हैं, ये वह चित्र, इसमें हैंडल लगा होता है। हैंडल को घुमाया जाता है जिससे यह भूमि में धंसता चला जाता है। ये जो हमारा है यही धंसता चला जाता है। उचित गहराई जाने पर बर्मा ऊपर से खींच लिया जाता है। ये जो हैंडल लगी होती है इसको ऊपर से खींच लिया जाता है और इसमें फंसी हुई मृदा परीक्षण, इसमें जो होता है हमारी मृदा होती है फंसी रहती है, निकाल ली जाती है। इस प्रकार वांछित गहराई तक मृदा का परिदृश्य लिए जाते हैं। ये हमारा छड़ बेधन द्वारा ही है, मगर इसमें क्या होता है उसमें हथौड़ा से किया जाता था, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हैंडल लगा होता है, इसको हैंडल घुमाते रहते हैं जिससे यह नीचे चला जाता है और उसमें जो कटिंग रहती है उसी में हमारा मृदा फंस जाता है और फिर जो मिट्टी आ जाती है उसका हम परीक्षण कर लेते हैं। ये हमारा दोस्तों चौथा हुआ। कितना हुआ? चौथा हुआ। अब हमारा पांचवा है धावन बेधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं कि धावन बेधन द्वारा हम कैसे परीक्षण करेंगे मिट्टी का। तो इसके लिए क्या, इस विधि का प्रयोग दोस्तों नरम मृदा के लिए करते हैं। ये जो हमारा धावन बेधन होता है इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? नरम मृदा के लिए करते हैं। 5 मीटर से अधिक गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है, अभी तक हम सिर्फ पहले 1.5 पढ़े, फिर 3 पढ़े, फिर 3 से 5 पढ़े, मगर इसमें क्या होता है इसका उपयोग 5 से ऊपर जब गहराई तक के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम भूमि के अंदर 10 से 15 mm व्यास के केसिंग पाइप डाल देते हैं। कितने पाइप? 10 से 15 mm व्यास के केसिंग पाइप डाल देते हैं। इसके अंदर 25 से 50 mm व्यास की एक अन्य पाइप जिसे जेड पाइप कहते हैं डालकर पानी की उच्च दाब पर प्रवेश कराते हैं। पानी के तेज प्रवाह के कारण मृदा उखड़ कर केसिंग पाइप की सहायता से जमीन तल पर आ जाता है। इस मृदा को ज्ञात करने के लिए फिर सामर्थ्य का पता लगा लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसमें दोस्तों पहले क्या करते हैं 10 से 15 mm व्यास के केसिंग पाइप डाल देते हैं। जो हमारा 10 से 15 mm का जो ये पाइप है पूरा डाल दिए, ये यहाँ तक पहले इसको हम डाल देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, जब इसको डाल दिए फिर इसके अंदर भी हम 25 से 50 mm के एक अन्य पाइप डाल देते हैं, दूसरा पाइप डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं सिरे पर जेट पाइप डालकर पानी को उच्च दाब प्रवेश कराते हैं। ये इसमें होता है, फिर उच्च दाब प्रवेश कराते हैं। पानी के तेज प्रवाह के कारण जब पानी करेंगे तो उसके प्रवाह के कारण मृदा उखाड़ कर केसिंग पाइप की सहायता से जमीन तल पर आ जाती है और मृदा को ज्ञात कर इसका सामर्थ्य का पता लगा लेते हैं। ये हमारा है पहले 25 से 50 mm व्यास की पाइप ये वाली है, और फिर उसके बाद हमारा 10 से 50 mm की केसिंग पाइप डाल देते हैं। पहले एक बड़ा सा पाइप डालते हैं, फिर उसमें एक केसिंग पाइप डाल देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं पानी की उच्च प्रवाह से प्रवेश कराते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी जो होता है वो उखाड़ कर पाइप की सहायता से यानी केसिंग पाइप की सहायता से जमीन पर आ जाता है, और जब आ जाता है तो उसका हम परीक्षण कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने 5 बेधन विधि सीखा कि अन्वेषण कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक जाना। सबसे पहले क्या जाना, बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेयरिंग कैपेसिटी के प्रकार होता है। फिर हमारा क्या था भू अन्वेषण, तथा फिर हमारा था दोस्तों स्थल निरीक्षण एवं भू अन्वेषण, साइड इंस्पेक्शन एंड ग्राउंड इंस्पेक्शन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया हो। दोस्तों यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।